नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर, जहां आज होगा वीकेंड लॉकडाउन पर फैसला। शनिवार रविवार को लॉकडाउन पर बोले हैं मुख्यमंत्री। आज इस पूरे मामले को लेकर बैठक करेंगे, सीएम बैठक में लेंगे शनिवार रविवार को लॉकडाउन को लेकर फैसला। साथ ही आपको बताएं कि अब तक प्रदेश में 5000 से ऊपर पहुंच चुके हैं कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लेना बाकी है। कंटेनमेंट जोन भी बढ़ाए गए हैं, 172 हुई है हॉटस्पॉट की संख्या। सबसे ज्यादा हरिद्वार में है कंटेनमेंट जोन 138। तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं जिसमें एक बड़ा फैसला आज ले लिया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन पर यह बड़ा फैसला हो जाने वाला है। शनिवार और रविवार को अगर फैसला आता है सकारात्मक फेवर में तो फिर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहना शुरू हो जाएगा वीकेंड पर, यानी कि। और अगर फैसला इसके अगेंस्ट आता है तो फिर शनिवार रविवार को लॉकडाउन का लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री आज इस पर बैठक करेंगे और शनिवार रविवार को लॉकडाउन को लेकर ये बड़ा फैसला बताएंगे। 5445 कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। बैठेंगे और कल परसों के बारे में फिर हम लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा जो करैक्टर देखने में आया है कोरोना का वो कुछ हटकर है, इसलिए एक बार निरीक्षण करेंगे और फिर आज इसके बारे में। बीजेपी नेताओं के मास्क ना लगाने का मामला, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान आया सामने। इस तरह की लापरवाही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी जिम्मेदार शख्स को मानने चाहिए सारे नियम, कायदे कानून सारे मानने चाहिए जिम्मेदार शख्स को। सरकार बड़े फैसले ले रही है और ये समझना चाहिए कि इस दौरान सबको मास्क पहनना बेहद जरूरी। आदमी को इसका पालन करना चाहिए। आज झारखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का फाइन लगाने की घोषणा की है कि अगर कोई बिना मास्क के पाया जाएगा। मैं समझता हूँ इसको महत्व को समझना चाहिए लोगों को। आखिर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इतने कड़वे निर्णय ले रही है तो क्यों ले रही है, ये समझना चाहिए किसी। तो फाइन लगाने की भी बात की जा रही है। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री को, जिन्होंने साफ कह दिया है चाहे वो नेता हो या फिर आमजन, चेहरे पर मास्क पहनना बेहद जरूरी है। अभी कोरोना काल के मद्देनजर चेहरे पर मास्क जरूर होना चाहिए। बीजेपी नेताओं को अक्सर देखा जा रहा है कि उनके चेहरे पर मास्क नहीं लगा होता। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और इस तरह की लापरवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दीपांकर भट्ट और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद। दीपांकर, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि आम जनता हो या फिर मंत्री हो, मास्क लगाना अनिवार्य और फाइन की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता संक्रमित हो रहे हैं कई जगहों। तो दीपांकर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खराबी आई है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं बीजेपी नेताओं की, बड़े अधिकारियों की, मंत्रियों की, जहां पर वो जनता के बीच में पहुंचते हैं, लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं, लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं होता। इसी पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हरिद्वार से खबर, जहां के हरकी पैड़ी के क्षेत्र में गंगा को स्क्रैप चैनल की जगह गंगा की धारा नाम देने को लेकर आवास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में विधानसभा में मीटिंग चल रही है इस समय भी। और इस मीटिंग में सचिव न्याय, सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारी, प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग मौजूद हैं। एनजीटी के कुछ कड़े प्रावधानों के यहां पर होने के बीच और उनसे बचने के लिए 2016 में हरीश रावत सरकार ने हरकी पैड़ी क्षेत्र में बह रही गंगा को स्क्रैप चैनल घोषित कर दिया था। और इसी को लेकर गंगा सभा कड़ी आपत्ति जताती रही है। पिछले दिनों हरीश रावत ने माफी मांगी। उस समय की जरूरतों के हिसाब से ये कदम उठाया गया था, कहा उन्होंने इसमें सुधार की जरूरत बताते हुए गेंद सरकार के पाले में लुढ़का दी है। और अब सीएम त्रिवेंद्र रावत भी ये बात कह चुके हैं कि स्क्रैप चैनल नाम हटाया जाएगा, लेकिन तकनीकी दिक्कतें हैं
और यदि गंगा की धारा का नाम बहाल होता है तो फिर एनजीटी के प्रावधानों का क्या होगा, इसी को लेकर यह बैठक काफी अहम। सुनील रावत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सुनील, बैठक लगातार चल रही है। देखिए कंचन, बैठक जारी है और इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब अगर आप स्केप चैनल नाम हटाएंगे, उसे गंगा का नाम फिर से देंगे, तो एनजीटी के जो प्रावधान हैं वो इसके आड़े आएंगे कि गंगा के 200 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 100 मीटर 300 मीटर का जो एरिया है वो प्रोहिबिटेड रहेगा। और इसी तरह से राज्य सरकार ने भी 2012 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गंगा को लेकर एक शासनादेश किया था कि गंगा के 200 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसी तरह सुप्रीम हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन है डबल बेंच का, उन्होंने भी कुछ अलग अलग इसमें अपने निर्देश दिए हैं। तो राज्य सरकार इन तीनों जो शासनादेश हैं, तीनों जो गाइडलाइन है, इनका अध्ययन करेगी। इसीलिए आज सचिव न्याय समेत जो तमाम विभागीय अधिकारी हैं, सचिव सिंचाई इसमें मौजूद रहे, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। उनके साथ एक मंथन इस बात पर कर रही है कि कोई ठोस बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि जो रूल रेगुलेशन है उनकी अवहेलना भी न हो और बीच का रास्ता निकालकर जो गंगा का अपना पौराणिक जो नाम है, जो परंपराएं हैं, गंगा जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसका नाम उसको फिर से दिया जा सके। एक कोई स्टेटमेंट इस पर एनजीटी की तरफ से आई हो सुनील नप्रभात, क्योंकि एनजीटी की कुछ बड़े प्रावधानों से बचने के लिए ही 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह बड़ा फैसला लिया था, तो एनजीटी की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आई हो? देखिए कंचन, अभी एनजीटी की ओर से प्रतिक्रिया आने का अभी ऐसा कोई यहाँ पर बना नहीं है, क्योंकि अभी तो जो हरिद्वार में जो हर की पौड़ी का क्षेत्र है वहाँ पर जो गंगा बहती है उसको रिकॉर्ड में आप स्केप चैनल ही पाएंगे। तो लिहाजा एनजीटी अभी ऑब्जेक्शन तो इस पर नहीं कर सकती। लेकिन चूँकि लोगों की अपनी मान्यताएँ हैं और जिस तरह से गंगा सभा हरिद्वार का कहना है कि इससे लाखों करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था है गंगा को लेकर, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है जब आप इसको नाला कहते हैं। तो इसको अब त्रिवेंद्र सरकार ने संकल्प लिया है और खुद जब शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक इस बैठक में जा रहे थे तो उन्होंने बाकायदा इस बात को दोहराया कि हम हर हाल में इसको फिर से गंगा का स्वरूप देंगे, गंगा का नाम देंगे। लेकिन अब इसके जो तकनीकी पहलू हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है कि इसमें एनजीटी के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो भी ना आड़े आएँ, राज्य सरकार के जो अपना शासनादेश हैं वो भी ना आड़े आएँ, और बीच का रास्ता क्या निकाला जा सके ताकि गंगा को उसको अपने मूल स्वरूप, अपना मूल नाम दिया जा सके, उसका अध्ययन किया जाएगा। और इसीलिए अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है कि इस पर डीप स्टडी करें। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नैनीताल से आ रही है एक बड़ी खबर, हाईकोर्ट की खंडपीठ का आदेश आया है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर यह आदेश आया है। ये पूरा मामला आपको बता दें, जिसमें 7 डेसिबल तक अब किया जा सकता है लाउडस्पीकर की आवाज को। हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। इस मामले में बाजपुर जामा मस्जिद ने दाखिल की थी याचिका, अब उसी पर फैसला आया है। हाईकोर्ट के 2018 के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। 2018 में जस्टिस राजीव शर्मा और लोकपाल की बेंच ने दिया था आदेश। धार्मिक स्थलों में 5 डेसिबल स्पीकर की आवाज रखने का था निर्णय, जिसे अब 7 डेसिबल तक हाईकोर्ट ने कर दिया है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना के गंभीर मरीजों को आईसीयू की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मरीजों के लिए बने आईसीयू में पिछले 3 महीने से ताला है और अस्पताल गंभीर मरीजों को आईसीयू की जगह एचडीयू यूनिट में भर्ती करा रहा है, इलाज कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है, जहां पर इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं दिन ब दिन प्रदेश से। और तो वहीं सुशीला तिवारी अस्पताल, जहां पर कोरोना को लेकर मरीजों को आईसीयू की सुविधा तक नहीं। कोरोना मरीजों को लेकर के बेहद गंभीर और संगीन खबर सामने आई है। इस अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए स्पेशली 30 बेड का एक आईसीयू बनाया गया ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन मैं बता दूं कि उस आईसीयू के दरवाजे आज तक मरीजों के लिए नहीं खुले हैं। पिछले 3 महीने में वो आईसीयू में एक भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया है, जिसके कारण 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। यानी जो मरीज जिनकी डेथ हुई होगी वो समझा जा सकता है कि वो बेहद गंभीर रहे होंगे, उनको आईसीयू की जरूरत होगी। लेकिन अस्पताल ने उनके लिए आईसीयू के दरवाजे नहीं खोले। हालांकि इस दौरान आईसीयू काम करता रहा, यानी
हाई डिपेंडेंसी यूनिट अस्पताल की काम करती रही, लेकिन जो इंटेंसिव केयर यूनिट है जिसकी विशेष व्यवस्था होती है और ऐसे मरीजों को जरूरत होती है उसको नहीं खोला गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल का जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, जिसके कारण जो आईसीयू के दरवाजे हैं वो मरीजों के लिए नहीं खुल पा रहे हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। वेलकम बैक। अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। अब आप बात करेंगे हम मौसम की। यहां पर उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रदेश भर के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड आपदा कंट्रोल भी हाई अलर्ट पर है। आपदा कंट्रोल रूम में पीडब्ल्यूडी, पेयजल, जल संस्थान, बिजली, वन विभाग और एसडीआरएफ के कर्मचारी 24 घंटे मौजूद रहते हैं। तो वहीं आपको बताएं कि इस विभाग का कहना है कि सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दे रखा है वहां पर भी लगातार बात की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में तुरंत राहत और बचाव का कार्य शुरू किया जा सके। में 28 जुलाई से 30 जुलाई तक मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश का अलर्ट दिया। लगभग सभी प्रदेश के सभी ज़िलों में बारिश का अलर्ट है और इस वक्त आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद है, जहां पर तमाम सारे विभागों की टीमें मौजूद है और लगातार जो मॉनिटरिंग कर रही है कि कोई सड़क अगर बंद है या फिर कोई किसी तरीके की पानी, बिजली या अन्य व्यवस्थाओं की ज़रूरत है तो वहाँ पर तुरंत संपर्क किया जाए। एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग चल रही है और हर एक चीज़ों पर नज़र रही है। इस वक्त हमारे साथ आपदा कंट्रोल के प्रभारी जुगरान जी मौजूद है, राहुल जुगरान। सर, इस वक्त अलर्ट की स्थिति में क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से, क्योंकि 28 से भी अलर्ट दे रखा है मौसम विभाग ने? अभी हमारे पास में जो जानकारी है उसके हिसाब से 27-28 को 4-5 जनपदों में भारी वर्षा की संभावना है और कोई वॉच पे है, वो प्रिपेयर्ड भी नहीं है और कोई उसमें आगे फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे तो अगर मौसम विभाग की तरफ से और स्ट्रिक्ट कोई जानकारी आती है जहाँ पे वार्निंग के तौर पे बी प्रिपेयर्ड या टेक एक्शन का कुछ इस तरह से होता है तो उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट्स को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाएगी। तो कुल मिलाकर आपदा कंट्रोल रूम हर एक बारीक नज़र रखे हुए है प्रदेश के अलर्ट पर। कैमरामैन राकेश रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18, देहरादून। बढ़ते हैं आगे। पिथौरागढ़ पर आपको अपडेट दे देते हैं, जहां पर तांगा में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। 2 लोगों को तलाशना अब बाकी है। 9 लोगों की अब तक मलबे से निकलने की खबर है। 9 शव बरामद हो चुके हैं। 104 लोगों की कुल मिलाकर टीम है जो इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। रविवार की रात बादल फटने से भारी तबाही मची थी। 11 लोग लापता हो गए थे। उन्हीं को तलाशने के लिए लगातार रविवार से सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तरफ होती झमाझम तेज बारिश, दूसरी तरफ उस बारिश के बीच में 104 सुरक्षाकर्मी जो हैं, बचाव दल जो है, लोगों की जान बचाते हुए देख सकते हैं आप। 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अभी 2 शव लापता हैं जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच आपको बताएं, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित तांगा का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने प्रशासन को तांगा गांव में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के निर्देश भी दिए। मंत्री अरविंद पांडे कहते हैं कि तांगा गांव में भारी आफत बरसी है, ऐसे में ये गांव हर तरह से अब खौफनाक हो गया है। सरकार की प्राथमिकता है उनको सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया जाए ताकि कोई दूसरी घटना ना घटे, हमारी वह कोई जनहानि ना हो और जनता की जो हमारी जान है उनकी हिफाजत के साथ साथ उनके पशु हैं, उनके सामान हैं, उनकी हिफाजत के लिए भी हमने फिर जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। बाढ़ बारिश पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कोटद्वार में हर साल नदी और गदेरों में तबाही को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी कहते हैं कोटद्वार में तबाही का जिम्मेदार कोटद्वार विधायक हरक सिंह रावत ही है। नेगी जी का कहना है कि उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी कोटद्वार में बाढ़ जैसे हालात नहीं बने, लेकिन जब से हरक सिंह रावत विधायक बने हैं तब से हर साल कोटद्वार आपदा झेल रहा है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार विधायक हरक सिंह रावत अपनी विधायक निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि इसका उपयोग कोटद्वार के विकास और सुरक्षा कार्यों में किया जाना चाहिए।
एक सवाल और भी करना चाहते हैं, उनकी विधायक निधि होगी, कहाँ खर्च होती है, किसको खर्च दी जाती है, कैसे होती है, ये तो भगवान जाने। लेकिन ये अवसर होते हैं जहाँ पर उसको खर्च किया जाना चाहिए। मैंने तो जिलाधिकारी को भी लिखा था कि भाई वैसे तो ये ग्रामीण क्षेत्र से अब शहरी क्षेत्र आ गया, लेकिन मनरेगा में उम्मीद है कि पैसा आने की संभावना है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आज शाम तक जारी होंगे आदेश। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी। मंथन चल रहा है, इस पर बैठक चल रही है और शाम को आदेश जारी कर दिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया है कि रविवार और शनिवार को लॉकडाउन रखा जाए। राज्य सरकार द्वारा आज शाम तक ही इस पर आदेश जारी हो जाएगा। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने इस पर जानकारी दी है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम तक का समय है जब ये स्थिति साफ हो जाएगी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू होगा प्रदेश में या फिर नहीं। दीपांकर भट्ट और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर, शाम तक का समय जब ये स्थिति साफ हो जाएगी कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं? बिल्कुल कंचन, हालांकि मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि इस पर आज बैठक करेंगे, मुख्य सचिव और तमाम जो सचिव स्तर के अधिकारी उनसे बातचीत होगी और उसके बाद फैसला होगा कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा या नहीं। लेकिन जो खबर हमारे पास है कि जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, मैदानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, सभी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की तरफ से जो रिपोर्ट मांगी गई है उनके तभी सभी की तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन होना चाहिए शनिवार रविवार को, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद इसी बात की है कि सरकार का फैसला भी इसी पक्ष में आएगा कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहे। हालांकि अभी फैसले का इंतजार है। कंचन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब इस हिसाब से देखें तो अगर लॉकडाउन शनिवार और रविवार को अगर जारी होता है तो फिर नई गाइडलाइंस का प्रदेशवासियों को इंतजार रहेगा, क्योंकि नई गाइडलाइंस को फॉलो करना बेहद जरूरी होगा। मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट जानकारी दे रहे थे, इस ओर इशारा कर रहे थे कि अधिकारी मांग कर रहे हैं कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अगली खबर रुड़की के गणेशपुर से है, जहां पर बारिश ने एडीबी की पोल खोलकर रख दी है। जहां पर एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक द्वारा बिछाई गई सीवर लाइन के लीकेज होने से बीच सड़क पर भारी गड्ढा बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बारे में कई बार नगर निगम और एडीबी को अवगत भी कराया गया था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आपको बताएं कि एडीबी ने शहर में करोड़ों की लागत से 1.5 साल पहले सीवर लाइन बिछाने का काम किया था, लेकिन लोगों ने जब एडीबी के कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, क्वालिटी पर सवाल उठाने शुरू किए, तो उनकी अनसुनी की गई। उत्तराखंड में शहद बनाने वाली मधुमक्खियों को अब यूपी सरकार, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार जैसे राज्यों से बुलावा आ रहा है। इसके बाद मधुमक्खियां इन राज्यों का रुख कर रही हैं। आखिर अचानक क्यों बुलाई जा रही है मधुमक्खियां, देखिए रिपोर्ट। शहद बनाने में व्यस्त उत्तराखंड की ये मधुमक्खियां खेती और बागवानी करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। और यही वजह है कि इन मधुमक्खियों को अब पहाड़ के साथ साथ यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों के किसान पैसा देकर अपने यहाँ आने का न्योता दे रहे हैं। मधुमक्खी पालक अपनी मधुमक्खियों को लेकर खुशी खुशी इन राज्यों का रुख भी कर रहे हैं। किसान की जो पैदावार है 25 से 30% बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण उद्यान के या तुम्हारे काश्तकार लोग हमें हर साल आना बुला रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक भी इस दावे पर मोहर लगा रहे हैं कि मधुमक्खियां जिन फसलों के ऊपर रेंगती हैं, उनका उत्पादन बढ़ जाता है। ये कृषि के क्षेत्र में मधुमक्खियों के जो जहाँ तक इनके रोल की बात है, जो हमारी ऐसी फसलें हैं जिसमें पर परागण होता है, जिसमें नर मादा पौधे अलग अलग होते हैं, एक ही पौधे में नर मादा अंग होते हैं, ऐसे में परागण के लिए एक कैरियर की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारी मधुमक्खियां परागकण को ले जा करके स्टिग्मा में डालती हैं और परागण अच्छा होता है। इससे ये देखा गया है कि 10 से 15% हमारा उत्पादन अधिक होता है। दरअसल दूसरे राज्यों में इस समय होने वाली फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी समेत कई फसलें होती हैं,
जिसमें मधुमक्खियों के मंडराने से फसलों में पर परागण होता है और इसी वजह से इन फसलों की पैदावार 15 से 20% ज्यादा होती है। और यही वजह है कि उत्तराखंड के मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों की मांग दूसरे राज्यों में होने लगी है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। बैठक के बाद मंत्री मदन कौशिक का बयान आया है। स्क्रैप चैनल का आदेश हर हाल में किया जाएगा खारिज और अधिकारियों को कानूनी पहलुओं की स्टडी करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट एनजीटी राज्य सरकार के एक्ट की होगी स्टडी। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। बैठक मंथन आज चल रहा है और इसके बाद ही गंगा किनारे निर्माण कार्यों पर फैसला लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो कानून में किया जाएगा बदलाव, कौशिक कहते हैं। मदन कौशिक, ये बड़ा स्टेटमेंट मदन कौशिक की तरफ से आया है। हर की पैड़ी पर स्क्रैप चैनल वर्सेस गंगा की धारा, अब नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है और इसी के चलते आज एक महत्वपूर्ण मंथन, एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही थी, जिसके होने के बाद अब मदन कौशिक का बयान, उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कोर्ट एनजीटी राज्य सरकार के एक्ट की होगी अब स्टडी, पूरी स्टडी की जाएगी, एक एक जानकारी को लिया जाएगा। इसके बाद ही गंगा किनारे निर्माण कार्य पर फैसला होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन में अब आगे आप देखेंगे ब्रेक के उस पार तूफानी अंदाज में फटाफट खबरें।